देखो, सच बताऊं, जिंदगी में सिर्फ स्मार्ट दिखने से या अच्छे कपड़े पहनने से कोई भी खास नहीं बनता। असली गेम है लोगों को अपने वाइब से खींच लेना। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें नोटिस करें, हमारी बात सुनें और हमारे साथ जुड़ना चाहें। लेकिन ये मैजिक कैसे होता है? यही है सिडक्शन की असली कला। ये बुक द आर्ट ऑफ सिडक्शन तुम्हें अब वो सारे ट्रिक्स और सीक्रेट्स बताएगी जिनसे तुम लोगों की अटेंशन पकड़ पाओगे, उनकी सोच पर असर डाल पाओगे और बिना कुछ एक्स्ट्रा बोले ही पावरफुल लगोगे। तो अगर तुम भी जानना चाहते हो कि लोगों को अट्रैक्ट और इन्फ्लुएंस करने का रियल तरीका क्या है, तो रेडी हो जाओ, क्योंकि ये सफर तुम्हारे सोचने का तरीका ही बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल कुमार और आप सुन रहे हैं द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की हिंदी ऑडियो बुक समरी सिर्फ बुक वाला दोस्त पर। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, बल्कि जिंदगी बदलने वाले आइडियाज को महसूस करते हैं, अपनाते हैं और जीते हैं। इंट्रोडक्शन। सोचो जरा, अगर किसी को पहले खुशी दो और फिर थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ तो क्या होगा? सामने वाला बेचैन हो जाएगा, उसे लगेगा कि यार ये वाइब दोबारा चाहिए। यही तो है असली माइंड गेम। और इसी गेम के बारे में ये बुक सिखाती है कि कैसे किसी का ध्यान, किसी का ट्रस्ट और यहाँ तक कि उनका दिल भी अपनी तरफ खींचा जाए। अब सवाल ये है, क्या कोई ऐसा है जिससे आप सीक्रेटली अट्रैक्टेड हो, लेकिन दिक्कत यह है कि वो अपनी जिंदगी में इतना बिजी है कि शायद ही आपकी तरफ देखता हो? तो इस बुक का काम यही है, आपको सिखाना कि उस शख्स को कैसे नोटिस करवाना है, कैसे धीरे धीरे उसकी सोच में अपनी जगह बनानी है और फिर कैसे उसे अपने इशारों पर चलाना है। इसके लिए आपको कोई जादुई पोशन, स्पेशल ब्यूटी, पैसा या पावर की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच ये है कि ये सब चीजें टेम्पररी होती हैं। असली सिडक्शन है माइंड का गेम, और जब आप इसे मास्टर कर लोगे तो यकीन मानो, किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करना मुश्किल नहीं रहेगा। चूज द राइट विक्टिम। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग कहानी पर। पेरिस का एक प्लेयर था, वॉलमोंट। शहर की हर लड़की और औरत उस पर फिदा थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि सब कुछ उसके लिए बहुत इजी हो चुका था। कोई चैलेंज ही नहीं बचा था। और जब सब आसान लगने लगे तो इंसान को बोर्डम होने लगता है। इस बोर्डम से बचने के लिए वो अपनी आंटी के विला चला गया और यहीं उसकी नजर पड़ी टूरबेल पर। वो 22 साल की थी, शादीशुदा थी और सबसे खास बात, अपने पति के लिए बहुत लॉयल थी, यानी वेलमोंट के लिए परफेक्ट चैलेंज। अब इमेजिन करो, वेलमोंट के लिए पेरिस की लड़कियां तैयार खड़ी थीं, लेकिन उसे तो किक चाहिए थी किसी ऐसी से जो टफ लगे। और यही वजह थी कि टूरबेल उसकी नजरों में आ गई। टूरबेल बिल्कुल सिंपल थी, न मेकअप का शो, न फैशन का दिखावा, बस प्लेन व्हाइट ड्रेस में चर्च जाती और अपनी दुनिया में खुश रहती। लेकिन यही सिंप्लिसिटी वेलमोंट को और ज्यादा अट्रैक्ट करने लगी। धीरे धीरे वेलमोंट ने स्ट्रेटेजी बनाई। वो चर्च जाने लगा, बातें करने लगा और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने ऐसा वाइब क्रिएट किया जैसे वो बदल चुका है। लेकिन असली गेम शुरू हुआ गार्डन वॉक के दौरान। वेलमोंट ने एक ऐसा रास्ता चुना जहां बीच में पानी भरा गड्ढा था। उसने पहले अपनी आंटी को पार कराया और फिर टूरवेल की बारी आई। प्लान क्लियर था, थोड़ा लड़खड़ाना और उसे मजबूर करना कि वो उसे कसकर पकड़ ले। और हुआ भी वही। टूरवेल का दिल तेज धड़क रहा था, चीक्स लाल हो गए और वेलमोंट को समझ आ गया, गेम शुरू हो चुका है। अब बस टाइम की बात थी कि टूरवेल उसकी ओर खिंच जाए। तो अब सवाल है, टूरवेल आखिर उसकी शिकार क्यों बनी? पहला, शायद वो अपनी बोरिंग लाइफ से खुद अनजान थी और किसी नए एडवेंचर की तलाश में थी। दूसरा, वो इनोसेंट थी, उसे पता ही नहीं था कि सिडक्शन के गेम्स कैसे खेले जाते हैं। और तीसरा, वेलमोंट ने क्लेवरली उसके अंदर की कमी को हाईलाइट करके उसे पूरा करने का वादा दिखाया। तो यहां से आपको क्या सीखना चाहिए? सिडक्शन में कभी भी जल्दी मत करो, टेंशन और सस्पेंस क्रिएट करो। ये अट्रैक्शन को और पावरफुल बना देता है। और सबसे जरूरी, आगे बढ़ने से पहले सिग्नल्स पढ़ो। अगर सामने वाले में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट की स्पार्क है, तभी उस फायर को और बड़ा बनाओ। अप्रोच इनडायरेक्टली। चलो अब सुनो 17वीं शताब्दी की एक रॉयल कहानी। फ्रांस की क्वीन एन, किंग हेनरी चौथे की पोती। इमेजिन करो, पूरी जिंदगी रॉयल लग्जरी में बिताई, लेकिन शादी जीरो। क्योंकि जो भी प्रपोजल्स आए वो सब सिर्फ पॉलिटिकल डील्स थे। किसी ने उसे सच में चाहा ही नहीं। 42 की उम्र तक भी वो अकेली थी। फिर एंट्री होती है मार्की एंटोनिन की। अब सुनने में लगेगा कि कोई टॉल डार्क हैंडसम हीरो होगा, लेकिन सच में एवरेज हाइट, सिंपल लुक्स, पर उसकी रेवरी और डेयरिंग एटीट्यूड ने सबका दिल जीत रखा था। और क्वीन एन भी क्यूरियोसिटी रोक न पाई। पहले दरबार में कैजुअल बातें हुई, धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी
एन ने अपनी डायरी में लिखा, आज का सबसे स्पेशल मोमेंट मार्कीज से बात करना था। धीरे धीरे मार्की उसका सीक्रेट कीपर बन गया। वो उस पर ट्रस्ट करने लगी। अब ट्विस्ट देखो, एन को लगने लगा कि शी इज इन लव, लेकिन कंफर्म करने के लिए उसने इनडायरेक्ट मूव खेला। उसने मार्की से पूछा, इन सारे सूटर्स में से कौन मेरे लिए बेस्ट होगा। बेसिकली वो चाहती थी कि मार्कीज जेलस हो और अपना दिल खोल दे, लेकिन मार्कीज ने उल्टा जवाब दे दिया, तुम्हें शादी की क्या जरूरत है, वैसे भी ये लड़के तुम्हारे लायक नहीं हैं। एन शॉक हो गई। उसने सोचा था ये उसका कन्फेशन मोमेंट होगा, लेकिन मार्कीज ने जीरो इंटरेस्ट दिखा दिया। कुछ महीनों बाद किंग लुई ने एन को अपने भाई से शादी का प्रपोजल दिया। एन अपसेट हुई और मार्कीज से सलाह मांगी। मार्कीज ने कहा, किंग के लिए लॉयल रहना चाहिए, यही सही है। फिर से डिसअपॉइंटमेंट, और ऊपर से मार्कीज ने दूरी बना ली। अब एन के अंदर बेचैनी और भी बढ़ गई। आखिरकार एक दिन एन ने मार्की को एक सील किया हुआ पेपर दिया और कहा, इसे कल सुबह खोलना। अगली सुबह मार्की ने पेपर खोला और उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, इट्स यू। दरबार स्टन्ड रह गया जब क्वीन एन ने अनाउंस किया कि वो मार्की से एंगेजमेंट कर रही है। इमेजिन करो, फ्रांस की दूसरी सबसे पावरफुल औरत, और उसने चुन लिया एक सिंपल सोल्जर। मार्कीज का सिडक्शन मास्टर स्ट्रोक काम कर गया। सो असल गेम क्या था? मार्की ने पहले एन का इंटरेस्ट जगाया, फिर पीछे हट गया। ये पुश एंड पुल स्ट्रेटजी एन को और डेस्परेट बना गई। उसने खुद इनिशिएटिव लिया और फाइनली मार्की के जाल में फंस गई। रिजल्ट, मार्की को मिला पैसा, पावर एंड रॉयल पोजीशन। और यही है सिडक्शन का दूसरा स्टेप, फ्रेंडशिप एज डिस्गाइज। पहले दोस्ती का इल्यूजन दो, जिससे सामने वाला सेफ और कंफर्टेबल फील करे। फिर थोड़ा डिस्टेंस बनाओ ताकि इनसिक्योरिटी किक इन हो। वो सोचेगा कि कंट्रोल उसी के हाथ में है, लेकिन असली रिमोट आपके पास होगा। सेडक्शन की सबसे डेंजरस ब्यूटी यही है, विक्टिम को लगे कि चॉइस उसकी थी, लेकिन असल में हर मूव आपने पहले से प्लान किया होता है। सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स। अब सुनो, ये कहानी है प्रिंस ऑगस्ट की। प्रशिया का रॉयल प्रिंस, सिर्फ 24 साल का, और इमेजिन करो, उसने पूरा फ्रांस घूमा और हर दूसरी लड़की को सेड्यूस कर लिया था। बेसिकली लड़कियों के लिए वो एक फैंटेसी था। एक दिन वो मदम द स्टाइल के विला पहुंचा। स्टाइल एक फेमस फ्रेंच राइटर थी। वहां गेस्ट के बीच बैठा था। सब लोग नेपोलियन की स्ट्रेटजीज और पेरिस के फैशन ट्रेंड्स पर डिस्कस कर रहे थे। तभी दरवाजा खुला और एंट्री हुई मदम रेकामियर की। अब रेकामियर कोई रैंडम औरत नहीं थी। शी वॉज द अल्टीमेट ब्यूटी आइकॉन ऑफ फ्रांस। इतनी खूबसूरत कि आर्टिस्ट उसके चेहरे और यहाँ तक कि उसके पैरों की पेंटिंग्स बनाने को तरसते थे। जब भी व्हाइट ड्रेस पहनकर डांस फ्लोर पर उतरती, पूरा हॉल फ्रीज हो जाता। प्रिंस ऑगस्ट की पसंद यूजुअली यंग गर्ल्स थी, लेकिन रेकामियर में एक अजीब सा कॉम्बो था, इनोसेंस मिस्ट्री, और यही मिक्स उसे बेचैन कर गया। डिनर पर उसने देखा वो मोस्टली चुप थी, आईलिड्स झुकी हुई, बीच बीच में उसकी आंखों में डायरेक्ट स्टेयर। अगस्त का दिल लिटरली उछल गया। लेटर, जब उसने रोमांटिक सॉन्ग गाया, उसकी आवाज और मासूमियत ने ऑगस्ट को हिप्नोटाइज कर दिया। उस रात उसने डिसाइड किया, आई एम नॉट लीविंग येट, द गेम बिगिंस। कुछ दिनों में दोनों साथ वॉक्स, पार्टीज और लेट नाइट टॉक्स करने लगे। प्रिंस ऑगस्ट को लग रहा था कि ये रियल कनेक्शन है, लेकिन रेकामियर का गेम अलग था। कभी स्पिरिचुअलिटी पर डीप बातें करती, कभी हाथों को छू लेती, कभी कैजुअली फ्लर्ट कर देती, यानी सिग्नल्स मिक्स। ऑगस्ट अब कंफ्यूज था, क्या ये दोस्ती है या कुछ और। 2 हफ्ते तक यही चलता रहा और फाइनली ऑगस्ट ने प्रपोज कर दिया। सोचो, यूरोप का सबसे एलिजिबल बैचलर, रेडी टू गिव अप एवरीथिंग फॉर हर। उसने तो यहां तक कहा कि वो अपना रिलीजन भी बदल लेगा। रेकामियर ने हाँ कर दी, लेकिन ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। ऑगस्ट फैमिली से डिस्कस करने गया। मीनवाइल रेकामियर ने वादा किया कि वो इंतजार करेगी और अपने ओल्डर हस्बैंड से अलग होने की प्रोसेस शुरू कर देगी। लेकिन जब ऑगस्ट ने उसे लव लेटर्स लिखे, शून्य प्रतिक्रियाएं। अंत में एक जवाब आया, सॉरी, मैं तुम्हें शादी नहीं कर सकता। गेम ओवर। असलियत ये थी कि रेकामियर को ऑगस्ट से कभी प्यार था ही नहीं। वो तो बस एक और ट्रॉफी थी उसके सेडक्शन लिस्ट में। जितनी बड़ी होती जा रही थी, उतने ही पावरफुल और रिच एडमायरर्स उसकी लिस्ट में ऐड हो रहे थे। और मजेदार बात, वो किसी की भी परमानेंट नहीं थी। लेसन अब असली सीख, मिक्स्ड सिग्नल्स, अल्टीमेट कंफ्यूजन, ऑब्सेशन। कभी इनोसेंस दिखाओ, कभी फ्लर्ट करो, कभी क्लोजनेस, कभी डिस्टेंस। इससे सामने वाला लगातार गेस करता रहेगा कि क्या ये मुझे चाहती है या नहीं, और यही सस्पेंस उसे पागल बना देता है। लेकिन याद रखो, अगर हर सीक्रेट खोल दोगे तो मिस्ट्री खत्म हो जाएगी और इंटरेस्ट भी।
हमेशा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, खुद को पजल की तरह पेश करो, सरप्राइज दो, फिर पीछे हटो। जब वो तुम्हें पाने के लिए तड़पने लगे, तब कंट्रोल पूरी तरह तुम्हारे हाथ में होगा। मिक्स्ड सिग्नल्स बेसिकली ऐसा ट्रैप है जिसमें विक्टिम खुद गिरना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है बस एक कदम और हैप्पीनेस मिल जाएगी, लेकिन वो स्टेप कभी आता ही नहीं। अपीयर टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। सोचो, तुम किसी पार्टी में हो, लोग मिक्स कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अचानक तुम्हें पता चलता है कि जिस इंसान से तुम बात कर रहे हो, उसके पीछे पहले से 2 लोग पड़े हैं। उसी वक्त तुम्हारा दिमाग क्लिक करता है, अरे ये तो बहुत वैल्यूएबल है, तभी तो सब इसके पीछे हैं। यही है ह्यूमन साइकोलॉजी। लोग वही चीज चाहते हैं जो ऑलरेडी दूसरों की नजर में डिजायरेबल है। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे लिए पागल हो जाए, तो उसे ये बिलीव कराओ कि तुम्हें पहले से चाहने वाले बहुत लोग हैं। यही स्ट्रैटेजी तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। अब एक रियल कहानी सुनो। 1800 सालों में रोम में रहता था पॉल रे, 32 साल का फिलोसोफर। एक सालन में उसकी मुलाकात हुई लू फॉन सालोमे से, जो उस वक्त सिर्फ 21 साल की थी। लू की प्रेजेंस ही अलग थी, सुपर इंटेलिजेंट और आंखों में एक प्लेफुल स्पार्क। पहली मुलाकात में ही पॉल ने फील कर लिया कि यह लड़की बाकी सबसे अलग है। वो सारी रात बातें करते रहे और पॉल को लगा कि अब तो लाइफ बन गई। लेकिन गेम बस शुरू हुआ था। लू को पता चला कि पॉल का एक दोस्त है, लेजेंडरी फिलोसोफर नीत्शे। लू बोली, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूं, तुमसे मिलवाओगे? पॉल एक्साइटेड था। उसने तुरंत मीटिंग अरेंज कर दी। नीत्शे आया और लू से मिलते ही उसकी दुनिया ही बदल गई। वो भी लू के चार्म में पूरी तरह डूब गया। अब सीन देखो, लू एक तरफ शांत और रहस्यमय थी, दूसरी तरफ पॉल और नीत्शे दोनों उसके पीछे दृढ़। दोनों सोचते थे कि लू सिर्फ उसी का सोलमेट बने, लेकिन लू ने कभी साफ नहीं कहा कि उसका चॉइस कौन है। बस हल्के हल्के सिग्नल्स देती रही, कभी पॉल को ज्यादा अटेंशन, कभी नीत्शे को। रिजल्ट, पॉल जेलसी से जलता रहा, पॉजेसिव होता गया और आखिरकार डिप्रेशन में इतना डूबा कि उसने अपनी लाइफ खत्म कर ली। मॉरल, जब तुम ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर बन जाते हो, लोग तुम्हारे लिए फाइट करते हैं। सेडक्शन का पहला फॉर्मूला यही है, लोगों को इनडायरेक्टली दिखाओ कि तुम रेयर हो, सॉट आफ्टर हो, और तुम्हें पाने के लिए उन्हें रेस जीतनी पड़ेगी। मास्टर द आर्ट ऑफ इंसिन्युएशन। अब आते हैं सेडक्शन के नेक्स्ट मास्टर मूव पर, इंसिन्युएशन। सीधे जाकर अपनी फीलिंग्स बोल देना रिस्की है। अगर सामने वाले ने मना कर दिया तो गेम ओवर। सेड्यूसर्स ऐसा कभी नहीं करते, वो बस सिग्नल्स ड्रॉप करते हैं, हल्की टीजिंग, छोटे जेस्चर्स, प्लेफुल कमेंट्स, ताकि सामने वाला खुद एक्शन ले और उसे लगे कि ये उसका डिसीजन था। स्टोरी सुनो। पेरिस में एरवान नाम का लड़का ओपरा शो में अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी गियफ लेट हो गई। तभी एंट्री हुई मैडम डी रोसामंड की, 40 साल की रिच, एलिगेंट एंड काफी चार्मिंग वुमन। उसने एरवान को अकेले बैठे देखा और बोली, मैं आपके साथ बैठने की अनुमति लेना चाहती हूँ। शो खत्म होते ही रोसामंड ने इंसिस्ट किया, अब चलो मेरे साथ। एरवान थोड़ा हेजिटेंट था, लेकिन उसकी ऑरा इतनी मैग्नेटिक थी कि वो मना नहीं कर पाया। रोसामंड ने धीरे धीरे सिचुएशंस क्रिएट करनी शुरू की। कैरेज राइड में हल्का एक्सीडेंटल टच, फिर एक टीजिंग लाइन, यंग मैन, आर यू ट्राइंग टू सेड्यूस मी? और फिर मिस्चीवियस लाफ, गार्डन में लॉन्ग वॉक्स, पवेलियन में सीक्रेट कॉन्वर्सेशंस, फिर अचानक एक एक्सीडेंटल किस। हर स्टेप पर रोसामंड ने एरवान को यह फील कराया कि कंट्रोल उसी के हाथ में है, लेकिन असल में पूरा गेम रोसामंड चला रही थी। फाइनल मूव, रोसामंड ने उसे अपने लग्जरियस मिरर रूम में बुलाया, जहां हर डिटेल पहले से प्लान थी। एरवान को लगा वो जीत गया है, लेकिन ट्रूथ ये था कि रोसामंड ने शुरू से ही उसे अपने जाल में फंसाया था। लेसन, तुम्हें बस इतना करना है कि सामने वाला खुद इमेजिन करे, खुद डिजायर करे और खुद तुम्हारे ट्रैप में आ जाए। एंटर देयर स्पिरिट, यानी सामने वाले की वाइब को पकड़ो और उसी वाइब में खेलो। अब सुनो एक कमाल की कहानी। 1961 में एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थी, सिंडी एडम्स। उसने अभी अभी अपने करियर की शुरुआत की थी और अचानक उसे लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली। मौका था इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो का इंटरव्यू लेने का। इमेजिन करो, उस टाइम सुकार्नो का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा था। उन्होंने इंडोनेशिया को डच से आजादी दिलाई थी और सालों से पावर में बने हुए थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वेस्ट में उनकी रेपुटेशन एकदम खराब थी। उन्हें हिटलर ऑफ एशिया तक कह दिया गया था, खासकर यूएस तो उनसे नफरत करता था। अब सिंडी नर्वस थी, लेकिन उसने इंटरव्यू को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक जोक मार दिया और सरप्राइज, सुकार्नो को वो जोक पसंद आ गया। माहौल हल्का हो गया, बातें जम गई।
इंटरव्यू खत्म हुआ तो सुकार्नो ने उसे ढेर सारे गिफ्ट्स दिए और बाद में फ्रेंडली लेटर्स भी लिखने लगे। 3 साल बाद सुकार्नो ने खुद सिंडी से कहा, मेरी आत्मकथा तुम लिखो। सोचो, इतनी बड़ी चीज। सिंडी कोई टॉप जर्नलिस्ट नहीं थी, फिर भी उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये मौका था हिस्ट्री का हिस्सा बनने का। अब बुक लिखने के लिए दोनों के बीच कई इंटरव्यूज होने लगे और यहीं से शुरू हुई असली खेल। सिंडी हर बार सुकार्नो से मिलने से पहले कुछ ना कुछ शिकायत कर देती। कभी होटल स्टाफ रूड है तो कभी फ्लाइट खराब थी, और सुकार्नो वो तुरंत एक्शन लेते। लेटर लिखकर वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाना हो या प्राइवेट प्लेन भेजना, उन्होंने हर बार सिंडी की प्रॉब्लम सॉल्व की। स्लोली सिंडी कंफर्टेबल महसूस करने लगी। उसे लगने लगा कि सुकार्नो कोई डिक्टेटर नहीं बल्कि एक केयरिंग इंसान है। सुकार्नो ने भी अपना पूरा गेम खेला। वो सिंडी की वाइब में घुलते चले गए। सिंडी फनी और चिल थी तो सुकार्नो भी जोक्स मारने लगे। सिंडी कैजुअल थी तो उन्होंने मिलिट्री यूनिफॉर्म छोड़कर कभी कैजुअल कपड़े पहनने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि बेयरफुट घूमने लगे। एक दिन तो उन्होंने सिंडी से उसके बालों के कलर के बारे में पूछा और फिर खुद अपने बाल भी वैसा ही रंगवा लिए। अब दोनों लिटरली एक जैसे दिखने लगे। यह सब सिर्फ दोस्ती तक नहीं रहा। सुकार्नो अक्सर उसके हाथ को लाइटली टच करते, कभी तारीफ करते और एक बार तो किस करने की भी कोशिश की, लेकिन सिंडी ने साफ कह दिया, मैं खुशी से शादीशुदा हूं। सुकार्नो पीछे हटे लेकिन फ्रेंडशिप मेंटेन की। यही उनकी स्मार्टनेस थी। बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं किया, बस उतना पुश किया कि कनेक्शन डीप होता जाए। अंत में 1965 में वो ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई, सुकार्नो, एक आत्मकथा जैसा कि सिंडी एडम्स को बताया गया, और ये बुक धमाका साबित हुई। वेस्ट के लोग हैरान रह गए क्योंकि किताब में सुकार्नो की इमेज एक डिक्टेटर की नहीं बल्कि एक चार्मिंग, फनी और केयरिंग इंसान की बनी। और यही तो वो चाहते थे, सिंपैथी भी, प्यार भी और पॉपुलैरिटी भी। अब सवाल ये, सुकार्नो ने सिंडी को ही क्यों चुना? सिंपल। पहला, वो बहुत बड़ी जर्नलिस्ट नहीं थी, इनएक्सपीरियंस थी, मतलब उसे प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल कनेक्शन में लाना आसान था। दूसरा, वो वेस्ट से थी, उसकी लिखी बातों पर अमेरिकन और यूरोपियंस आसानी से भरोसा कर लेते। और तीसरा, वो एक औरत थी, एक ऐसी औरत जिसकी वाइब को सुकार्नो पकड़ सके और उसी वाइब में खुद को ढाल ले। लेसन क्लियर है, जब तुम किसी की स्पिरिट में एंटर हो जाते हो, यानी उनकी एनर्जी, उनकी नेचर को मिरर करने लगते हो, तो उनके डिफेंस सिस्टम टूट जाते हैं। सामने वाला खुद ब खुद खुलने लगता है। सुकार्नो ने यही किया। सिंडी की हर जरूरत पूरी की, उसकी वाइब कॉपी की, और रिजल्ट, सिंडी ने पूरी दुनिया को दिखाया कि वो कोई डिक्टेटर नहीं बल्कि एक लवेबल इंसान है। और यही है एंटर देयर स्पिरिट की असली ताकत। कंक्लूजन, सिडक्शन का असली खेल। तो अब तक आपने सिडक्शन के अलग अलग फेजेस देख लिए, और ऑनेस्टली इस पूरे गेम में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला, खुद को समझना, मतलब आपकी वो खास क्वालिटी क्या है जो लोगों को नेचुरली आपकी तरफ खींचती है। और दूसरा, अपने टारगेट को डिकोड करना, उनकी जरूरतें, उनकी पसंद, उनकी वीकनेस, सब कुछ डिटेल में समझना। सिडक्शन की जर्नी शुरू होती है क्यूरियोसिटी से, लेकिन वहीं खत्म नहीं होती। शुरुआत में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ, फिर पीछे हटो और चेक करो कि सामने वाला सच में तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं। अगर हाँ, मतलब पहले दोस्त बनो, उनका भरोसा जीतो और धीरे धीरे मिस्ट्री का गेम खेलो। कभी केयरिंग बनो, कभी प्लेफुल, और कभी इतने अनप्रेडिक्टेबल कि वो खुद कंफ्यूज हो जाएं कि असल में चल क्या रहा है। मिक्स्ड सिग्नल्स ही असली वेपन है। हल्की फुल्की फिजिकल जेस्चर्स जैसे हाथ छूना, आंखों में गहराई से देखना, या अपनी आवाज में सॉफ्टनेस लाना, ये सब उनके दिमाग में तुम्हारी इमेज को और डीप बना देते हैं। लेकिन याद रखना, ज्यादा ओपनली अवेलेबल मत हो जाना। कभी कभी पीछे हटना जरूरी है ताकि सामने वाला तुम्हें मिस करे, तुम्हारी कमी महसूस करे। और जब उन्हें लगे कि कोई और भी तुम्हें चाह रहा है, तो उनकी पॉसेसिवनेस और डिजायर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये पूरा प्रोसेस उनके माइंड में पैशन और इंटीमेसी के सीड्स प्लांट करता है। और सबसे मजेदार पार्ट यही है, सिडक्शन कभी वर्ड्स पर डिपेंड नहीं करता। ये इस पर डिपेंड करता है कि तुम सामने वाले को कैसा फील करवाते हो। हिस्ट्री में देख लो, कितने बड़े बड़े रूलर्स, किंग्स और सेलिब्रिटीज इस आर्ट के शिकार हुए। किसी ने एम्पायर खोया, किसी ने वॉर शुरू की, और किसी ने वेल्थ या पावर हासिल की सिर्फ सिडक्शन के खेल में। क्योंकि ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये एक माइंड गेम है, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप जो उन लोगों को सबसे ज्यादा पकड़ता है जिनकी लाइफ में कोई अधूरापन या खालीपन होता है। और यही इसकी सबसे डार्क रियलिटी है, इसमें प्यार की जगह बहुत कम है।
ये लोगों की फीलिंग्स को वैल्यू नहीं देता, बस उनके अंदर एक्साइटमेंट और चाहत को जगाकर उन्हें फंसा देता है। लेकिन ट्विस्ट ये है, ये पावर आपके पास भी हो सकती है। बस जरूरत है सिडक्शन के आर्ट को समझने और इसे स्मार्टली प्ले करने की। और एक बार आपने ये सीख लिया तो आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, यही था इस किताब का ये पार्ट और इसके सारे हिडन सीक्रेट्स। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा और शायद आपने खुद की लाइफ को थोड़ा अलग नजरिए से देखना भी शुरू कर दिया होगा। अगर आपको ये समरी वैल्यूबल लगी तो इसे यहीं खत्म मत होने दो। नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि आज की समरी से आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही। ये न सिर्फ मुझे मदद करेगा बल्कि बाकी लिसनर्स को भी इंस्पायर करेगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि ऐसे और रेयर नॉलेज और हिडन विजडम आप तक पहुंचते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपकी छोटी सी सपोर्ट हमें मोटिवेट करती है कि हम आपके लिए और भी पावरफुल कंटेंट लाते रहें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में एक और माइंड ओपनिंग जर्नी के साथ।